Hello everyone. Today we will start our history chapter 7. So this is your chapter 7. Part 2 का chapter 7 है ये, Civilizing the Native, Educating the Nation. क्या मतलब है कि भाई इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे कि जो अंग्रेज़ जो थे, जो भारत पर रूल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या स्टार्ट करना, अब उनका क्या मिशन था, दैट दे वांट टू सिविलाइज द नेटिव. नेटिव मीन्स होते हैं वो लोग जो उस एरिया में रहते हैं, यानी कि ये भारत के लोगों को अब वो लोग सिविलाइज्ड करना चाहते थे. एंड बाय सिविलाइजिंग द नेशन दे वांट टू एजुकेट द नेशन, यानी कि वो इंडिया के अंदर एजुकेशन लाना चाहते थे. चेंज, एजुकेशन के द्वारा कुछ चेंज लेकर आना चाहते थे. Let's start the chapter. In the earlier chapters, you have seen how British rule affected Rajas, Nawabs and peasants and tribals. कि भी पहले के चैप्टर्स में आप ये पढ़ चुके हो कि कैसे ब्रिटिश रूल जो था, यानी कि अंग्रेज़ जो थे, उन्होंने किस तरीके से राजाओं की, नवाबों की, पीजेंट्स मीन्स किसानों की, एंड ट्राइबल्स यानी कि जो ये आपके समूह होते हैं, आदिवासी समूह, जनजातियाँ, इनकी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट किया था. इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने स्टूडेंट्स की लाइफ पर क्या असर डाला, क्या अफेक्ट किया. फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली For the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues. क्योंकि वे क्या कहता है कि जो ब्रिटिश जो थे, यानी कि जो अंग्रेज़ जो थे, वो सिर्फ क्या नहीं चाहते थे इंडिया में कि टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट नहीं चाहते थे, यानी कि वो टेरिटोरियल कन्क्वेस्ट मीन्स होता है विजय, और टेरिटोरियल मीन्स कि जो हमारे भारत की जो बाउंड्री थी, यानी कि पूरे भारत के ऊपर ये विजय नहीं चाहते थे. कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज़ मीन्स जो टैक्स वगैरह लगाए थे उनके ऊपर ही इन्हें कंट्रोल नहीं चाहिए था. इनके अलावा भी वो बहुत कुछ चाहते थे. और वो क्या था, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड ए कल्चरल मिशन. उनको क्या लगता था कि उनका कोई कल्चरल मिशन भी वो यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा उनको लगता था या वो करना चाहते थे. दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज़. उनका एक और मिशन क्या भी था कि दैट दे वांटेड टू सिविलाइज, वो एजुकेट करना चाहते थे वहाँ भारत के लोगों को, एंड उनके जो रीति रिवाज थे, जो वैल्यूज़ थी, उनको वो चेंज करना चाहते थे. व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस्ड, क्या चेंजेस वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, क्या वो परिवर्तन वो हमारे भारत में लेकर आए थे. हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, कि इंडियंस को किस तरीके से एजुकेट किया जाना था या किस तरीके से वो एजुकेट कर रहे थे. सिविलाइज्ड एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग इंडिया को सिविलाइज्ड बना रहे थे, सभ्य बना रहे थे. एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव वर गुड सब्जेक्ट, कि मीन्स ऐसा बना रहे थे कि भाई वो अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग एक अच्छा करेक्टर्स बन सकें. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस, दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स. कि भाई उन्होंने अंग्रेज चाहते तो थे कि वो भारत के लोगों को सिविलाइज कर दें, उनको एजुकेट कर दें, लेकिन उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वो भारत के लोगों को किस तरीके से एजुकेशन दें, ठीक है, किस तरीके से उनके अंदर चेंजेस लेके आएँ कि वो गुड बन जाएं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश. तो उन्हें इन क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे थे. काफ़ी टाइम तक इस चीज़ पर डिबेट, यानी कि वाद विवाद चलते रहे काफ़ी सालों तक. हाउ द ब्रिटिश सो एजुकेशन, अब ये है कि भी ब्रिटिश जो लोग थे, यानी कि अंग्रेज़ जो लोग थे, वो एजुकेशन को किस तरीके से देखते थे, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मतलब था. लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड, and how some of the ideas of education that we know take for granted evolved in the last 200 years. क्या कहता है कि let us look what the British thought, कि चलो देखते हैं या समझते हैं कि ब्रिटिश लोग, अंग्रेज़ लोग क्या सोचते थे, and did how some of the ideas of education,
दैट वी नाउ टेक द ग्रांटेड इन्वॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स, कि भाई किस तरीके से उन्होंने एजुकेशन के जो आइडियाज़ थे कि भाई किस तरीके से भारत के लोगों को एजुकेट किया जाए, वो किस तरीके से लागू किए, किस तरीके से बनाए लास्ट 200 ईयर्स, यानी कि कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो अभी भी उन 200 साल से अब तक चलते हुए आ रहे हैं. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़. और इस प्रोसेस में यानी कि इस चैप्टर में हमें साथ में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि भारत के लोगों ने इन ब्रिटिश आइडियाज़ पर किस तरीके से रिएक्ट किया एंड हाउ दे डेवलप देयर ओन व्यूज़ अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड. और साथ साथ उन्होंने खुद ने भी यानी कि भारत के लोगों ने भी अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ दिए कि भाई भारत के लोगों को किस तरीके से एजुकेट किया जा सकता है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी के लिए भारत के लोगों ने भी अपने व्यूज़ दिए थे. अब नेक्स्ट आता है द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म. ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म में क्या है भाई कि भाई जो पूर्वीवाद का जो ट्रेडिशन था, पूर्व का जो ट्रेडिशन था, उसके बारे में यहाँ पे हम कहेंगे. In 1783, a person named William Jones arrived in Calcutta. 1783 में एक पर्सन आए थे इंडिया के अंदर, उसका नाम था विलियम जोन्स, जो कि कहाँ पर आए थे, कलकत्ता में. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. उसकी अपॉइंटमेंट थी भाई एज ए जूनियर जज, यानी कि इसको जूनियर जज एज ए अपॉइंट वहाँ पर किया गया था. एंड कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में, जो कि किसने बनाया था, कंपनी ने, यानी कि अंग्रेज़ों ने वो सेट किया था वो सुप्रीम कोर्ट. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वॉज ए लिंग्विस्ट. क्या कहता है कि जॉन जो था, यानी कि जो विलियम जोन्स जो थे, वो लॉ में तो एक्सपर्ट थे, यानी कि कानून की तो उन्हें हर एक नॉलेज थी. उसके साथ साथ वो एक लिंग्विस्ट भी थे. लिंग्विस्ट मीन्स होता है भाषाविद, जिसको भाषा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. उन्होंने ग्रीक और लैंग्वेज ऑक्सफोर्ड में स्टडी की थी. न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, इसके साथ साथ वो फ्रेंच और इंग्लिश भी जानते थे. हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम ए फ्रेंड, और एक फ्रेंड से उन्होंने अरेबिक भी सीखा था. एंड ऑल्सो लर्नड पेरिशियन, इसके साथ साथ उन्हें पेरिशियन लैंग्वेज भी आती थी. तो इतनी सारी लैंग्वेज आती थी, दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड लिंग्विस्टिक. एट कलकत्ता ही बिगैन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सबटाइटल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. इसके बाद जब वो भारत में आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना पंडितों के साथ गुजारना, स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि वो पंडितों के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं. और वहाँ से उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया. लैंग्वेज, ग्रामर एंड, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत की जो भी ग्रामर होती है आपकी, एंड पोइट्री को सीखना स्टार्ट कर दिया. Soon, just a second, he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and the other sciences. और धीरे जब बहुत जल्द ही वो एंशिएंट इंडिया, यानी कि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज आ गई थी, बहुत जल्दी उन्होंने इस लैंग्वेज को सीख लिया था. तो इसके साथ साथ ही वो भारत की फ़िलोसफी, उसके लॉ, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरलिटी, यानी कि उसके जो हमारे नैतिक गुण, अर्थमेटिक, मेडिसिन और अदर साइंस, जो भी हमारी इन चीज़ों के ऊपर बुक्स थी या जो भी नॉलेज थी, उन्होंने सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. John discovered that his interests were shared by many British officials living in Calcutta at the time. फिर जॉन ने क्या देखा कि भाई जो उसका जो इंटरेस्ट था, यानी कि ये अदर लैंग्वेज पढ़ना, उधर बुक्स पढ़ना लैंग्वेज की, तो ऐसा काम और दूसरे ब्रिटिश के ऑफिसर्स भी कर रहे थे जो कलकत्ता में थे उस टाइम. इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कोले ब्रोक एंड
Nathaniel Hallard were also busy discovering the ancient Indian heritage. और फिर उसने क्या देखा कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नेथेनियल हेल्थेड भी क्या थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे। वो भी क्या कर रहे थे, एंशियंट इंडिया की जो हेरिटेज थी, यानी कि जो हमारे प्राचीन भारत की जो हमारे विरासत थी, उसके बारे में वो लोग स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में डिस्कवर कर रहे थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेस एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पेरिशियन वर्क्स इनटू इंग्लिश। वो लोग क्या कर रहे थे भाई कि वो इंडियन लैंग्वेज के ऊपर मास्टर, यानी कि इंडियन लैंग्वेज के ऊपर वो कमांड हासिल कर रहे थे। एंड इसके साथ साथ कमांड कैसे कि यानी कि इंडियन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से वो सीख रहे थे एंड उस लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट कर रहे थे। यानी इंडियन लैंग्वेज के अंदर जो जो बुक्स लिखी हुई थी, जो संस्कृत में लिखी हुई थी, जो पर्शियन में लिखी हुई थी, उसको वो लोग इंग्लिश में चेंज कर रहे थे। टुगेदर विद दैम, फिर उन्होंने, विलियम जोन्स ने उनके साथ मिलकर, जोन्स सेटअप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उन्होंने, जोन्स ने किस चीज़ की स्थापना की, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एस्टिक रिसर्चेज। और इसके साथ साथ उन्होंने एक जर्नल होते हैं जिसके अंदर हमारे रिसर्च पेपर वगैरह छपते हैं। रिसर्च पेपर यानी कि जब हम कोई अनुसंधान करते हैं, ठीक है, यानी जब हम किसी कोई चीज़ की खोज करते हैं तो उसके जो पेपर वगैरह छपते हैं उस दैट इज़ कॉल्ड जर्नल। तो एक एशियाटिक रिसर्च की उन्होंने इस नाम का जर्नल भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। जोन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जोन्स और कोलब्रुक दोनों साथ मिलकर आगे आए कि वो भारत के लिए एक पर्टिकुलर एटीट्यूड उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, यानी कि एक विशेष एटीट्यूड उन्होंने रखा जब उन्होंने भारत की विरासत के बारे में, भारत की जो जो बुक्स थी, चाहे वो मेडिसिन पे हो, चाहे वो अर्थमेटिक्स पे हो, वो सब पढ़ने के बाद उनका एक अलग से दृष्टिकोण भारत के लिए बना। दे शेयर्ड ए डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर्स। उन्होंने जो भारत का जो एंशियंट कल्चर था, यानी कि जो हमारा प्राचीन कल्चर था, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट शो की। बोथ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट, यानी कि बोथ एंशियंट कल्चर बोथ ऑफ इंडिया, जब यानी कि जो वेस्ट का और जो इंडिया का जो कल्चर था, दोनों के लिए। इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेन इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट। उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या देखा कि भारत की जो सिविलाइजेशन थी, यानी कि भारत की जो सभ्यता थी, उसने पास्ट में बहुत बड़ी ग्लोरी, यानी कि पास्ट में बहुत वो उन्नति के शिखर पर गई थी, ठीक है। बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन टाइम के साथ साथ वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते चले गए, यानी कि हमारी संस्कृति कमज़ोर पड़ती चली गई। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज नेसेसरी टू डिस्कवर द स्केयर्ड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडिया, कि भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को समझने के लिए क्या ज़रूरी था कि जो भारत की जो स्केयर्ड, यानी कि जो धार्मिक और जो लीगल बुक्स थी ना, उनको दैट वर प्रोड्यूस्ड, जो कि एंशियंट पीरियड में, यानी कि जो कि प्राचीन काल में लिखी गई थी, उनको डिस्कवर करना, उनकी खोज करना ज़रूरी थे, ताकि उसको और अच्छे से, भारत के इतिहास को और अच्छे से समझा जा सके। For only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslim, क्योंकि वही बुक्स ही क्या कर सकती थी, हिंदूज़ और मुस्लिम के रियल आइडिया, यानी कि जो कानून जो थे उनको रिवील कर सकती थी, उनको उजागर कर सकती थी। एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड ओनली न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट की मीन्स इन टेक्स्ट की स्टडी करके, यानी कि इन बुक्स की स्टडी करके ही, उसके बेस पर ही फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के में फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट की जा सकती थी, उन्हीं बुक्स के आधार पर ही।
यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या फील कर लिया था कि अगर भारत में कोई भी डेवलपमेंट करनी, कोई सुधार करना है तो पहले भारत के इतिहास को जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी था। So in the next class we will start from here. So Jones and Colbert. Till then read this chapter yourself, and if you have any doubt then you can ask. Till then stay safe, stay home, stay safe and stay learning.